स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। गोवर्धन पूजा पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके लिए 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के वन की आवश्यकता है और दिल्ली एनसीआर केवल 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर लोगों के मन में सफलता का मापदंड यही हो कि हम और अधिक जीवन में अपनाएं, प्राप्त करें और भोगवाद बढ़ता रहे, तो प्रकृति के ऊपर शोषण चलता चला जाएगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूं। हम तो यूएन के कोई सदस्य नहीं हैं, हमारा तो पर्यावरण मंत्री मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं। हम एक सामान्य नागरिक कैसे पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ का प्रकल्प आरंभ किया, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हर भारत का नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन 3 चीजों का उपयोग अवश्य करते हैं: साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट। तो इसी का उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि पूरे भारत भर में प्रतिवर्ष लगभग 74 करोड़ किलो साबुन उपयोग होता है और इसे खपाने के लिए लगभग 14 ट्रिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर शैम्पू को देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ किलो शैम्पू प्रतिवर्ष खपता है, जिसके लिए 0.1 ट्रिलियन लीटर जल आवश्यक होता है। और अगर टूथपेस्ट का उपयोग देखें तो लगभग 22 करोड़ किलो टूथपेस्ट प्रयोग होता है, जिसके लिए 0.4 ट्रिलियन लीटर जल उपयोग होता है। तो ये जल का उपयोग अगर हम इन तीनों को एक साथ लाएं तो 14.5 ट्रिलियन लीटर जल केवल शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन में प्रयोग हो जाता है। और ये जल जो हम खपा रहे हैं प्रतिवर्ष, ये 463 लोगों के लिए, 463 बिलियन लोगों के लिए ये वास्तव में जल बन सकता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो भोजन के विषय में आज पूरे विश्व में कितनी बड़ी समस्या चल रही है कि 83 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट रात को विश्राम कर रहे हैं। 23 ऐसे देश जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर लोग भूखे जा रहे हैं। एनर्जी में अगर हम देखें तो 1990 से लेकर 2019 के बीच 33 गीगा टन एनर्जी की बढ़ोतरी हुई। लगभग 64% ऊर्जा हम अधिक खपा रहे हैं। जल जो कि जीवन माना गया है, और पूरे गोवर्धन लीला में सबसे अधिक अगर लीला हुई तो जल का ही प्रभाव हमने देखा। लगभग 77 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में प्रदूषित जल का उपभोग कर रहे हैं। 170 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में बिना उचित टॉयलेट के फैसिलिटी के हैं। 26 करोड़ महिलाओं को प्रतिदिन 26 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल के साधन ढूंढने के लिए पूरे विश्व भर में। हर 2 मिनट एक बच्चा प्रदूषित जल के कारण उसकी मृत्यु होती है। और डायरिया बच्चों की मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 2060 बिलियन डॉलर इतना लॉस केवल जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हो रहा है। और 2025 तक विश्व के लगभग 50% जनसंख्या अनुचित जल के परिस्थिति में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जैसा एक पूरा कॉन्टिनेंट, वहां पर लगभग 4000 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल को ढूंढने में। जो घर घर पे पाइप्स के माध्यम से आपके नल में जल आता है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि लगभग 50% जल उसमें लीक्स के रूप में चला जाता है। हमारे शरीर में 70% जल है और पूरे विश्व में हम देखो तो नदियां और तालाब को देखकर आपको लगेगा जल तो सर्वव्यापी है, लेकिन फ्रेश वाटर अगर देखो, जो कि एक नमकीन पानी है,
चलिए, कार्यक्रम लगातार जारी है। आगे बढ़ते बात करेंगे खरगोन की। बुधवार की तड़के सुबह 5:30 बजे पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर के पलटने से आग लग गई। पलटी खाई टैंकर को देखने के लिए यहां पर आसपास के ग्रामीण भी पहुंच गए और इस आग का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 25 लोग इस धधकती आग में झुलस गए हैं। जानकारी मिलने पर तुरंत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ ही बचाव और राहत कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई तो वहीं गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया जा चुका है, जबकि 10 घायलों का खरगोन में ही इलाज जारी है। बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। इस पे पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। वहाँ पलटी खा गया मोड़ में और ये देखने वाले सब थे, वो अचानक आग लग गई है। हाँ, वो अंजनगांव मोड़ फैले। हाँ, कितने लोगों की मौत? तो मौत 1 लोगों की बताई जा रही है, 2 लोगों की बताई जा रही है और बाकी 20 से 25 लोग अभी भर्ती है या जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया। भोड़ा गाँव था, गाँव में कहते थे एक दूसरे देखने के गए तो हम सब देखने गए। हमको इतना पता नहीं था कि हम पे कि मतलब ये आग भी लग सकती है। करके हम गए तो एकदम से आग लग गई। पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे के चलते हुए करीब 23 लोगों घायल होने की सूचना आ रही है। वहीं एक बालिका है, उसकी मौत की बात की जा रही है। लगातार जो है जिला अस्पताल में घायलों को लाया गया, उनका उपचार किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह दोनों मौके पर पहुंच गए। सारे डॉक्टरों को बुला लिया गया है और लगातार इलाज किया जा रहा है। और हालांकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है कि टैंकर कैसे पलटा। लेकिन बताया ही जा रहा है कि जब ये टैंकर पलटा था उसकी दौरान जो ग्रामीण जो है उसको देखने चले गए थे और इस दौरान वो पूरी तरीके से झुलस गए। सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है और लगातार जिला अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। आगे बढ़ते बात करेंगे शहडोल की। बुढ़ार थाना इलाके में बंद पड़ी बैटरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहडोल का बुढ़ार क्षेत्र, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और इतने भीषण लपटे। लेकिन जैसे ही दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई और जब तक दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे तब तक आग जो थी वो पूरी तरह से फैल गई थी, पूरी दुकान को चपेट में ले चुकी थी और दुकान जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शहडोल से ये तस्वीरें सामने आई। अफरा तफरी का माहौल बन गया मौके पर भी। साथ ही दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां के गोहिंदा गांव में 5 बीघा विवादित जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। लेकिन पंचायत में भीम आर्मी और बीजेपी का समर्थन करने वाले नेता आपस में उलझ गए। इस दौरान पंचायत में पूर्व मंत्री लखोद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी और बीजेपी के नेता मोहन सिंह राठौर भी मौजूद थे। साथ ही इमरती देवी का आरोप है कि सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं। इन भू माफिया में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं, जिनके इशारे पर यह सब किया जा रहा है। छियानवे गाँव के आज पूरे हमारे गाँव के लोग हैं और 96 गाँव पूरे डबरा और भितरवार विधानसभा के सभी गाँवों के जाटव समाज के लोग यहाँ आए हैं। जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति पधरी है, जो जमीन सरकारी है, इस पे जो मूर्ति पधारी है वो मूर्ति हमारी पधर गई, अब वो मूर्ति नहीं उठेगी। यहाँ पर काफी पहले से विवाद चल रहा है, 8 दिन विवाद। नहीं, विवाद तो चलेगा,
चलता रहेगा। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। विवाद तो फालतू का चल रहा, सरकारी जमीन पे विवाद चलाना ही नहीं चाहिए। सभी समाज के द्वारा कार्यक्रम था, एक सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उसकी एक गर्माहट निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र का कार्यक्रम था उनका। उस कार्यक्रम में हम भी आए हुए थे, क्योंकि हम तो लगातार धरने में बैठे हुए हैं पहले से ही, काफ़ी दिनों 18 तारीख से लगातार हम बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर के जैसे ही हमारा मंच पर नाम बोला तो हम मंच पर जाने के लिए गए थे। मंच पर गए तो उसी में समय जो मोहन सिंह राठौर जी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, जो सिंधिया जी के खेमे के खास नेता माने जाते हैं, मोहन सिंह राठौर जी, उनका एक कार्यकर्ता था, उसने जबरदस्ती मेरे में धक्का मारा। तो तस्वीरें देखिए इस विवाद से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं गोविंदा गांव, जहां पर 5 बीघा विवादित जमीन है और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए पंचायत बुलाई गई। लेकिन पंचायत के दौरान कितना बवाल हुआ यहाँ पर तस्वीरों में देखिए। इमरती देवी भी यहाँ पर मौजूद थी, बीजेपी के नेता मोहन सिंह राठौर भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही इमरती देवी का आरोप भी है कि सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इसमें मंत्री और विधायक की भी मिलीभगत है। और एक बार फिर से आपको भोपाल लिए चलते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। अभी जिन्हें हम ध्यान से सुन रहे थे, हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे स्वामी गौरांग तुलदास जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, हमारे इस विभाग के मंत्री, पर्यावरण जिनके पास है, आज वो समझ रहे होंगे कि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई श्री विश्वास सारंग जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, विभाष जी, जितेंद्र जामदार जी, कंसोटिया जी। मुझे कहते हुए आनंद है कि हमारे कई पर्यावरणविद आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं एक एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ उनका यहाँ हृदय से स्वागत कर रहा हूं। और ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं है, आप सामने देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण प्रेमी जिनने कुछ ना कुछ योगदान किया है। अच्छा, यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कितनों ने मेरे साथ पेड़ लगाए, जरा हाथ उठाएं। तो इनमें से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। तो यहां जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं है। और जो अलग अलग सुन रहे हैं, अंकुर अभियान के अंतर्गत 61 लाख पेड़ जन्मदिन पर या किसी खुशी के अवसर पर लगा चुके लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर ऐसे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, मेरे सभी बेटे बेटियों, मुझे सबसे पहले मैं आपको दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और अपने यहां दिवाली एक दिन नहीं चलती, अभी तो दिवाली चल रही है, 11 तक चलेगी। और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। मैं दीपमाला आपने जलाई, उसके बाद आज गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा शहरों में भले ही कम दिखती हो, लेकिन हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं, आज हर घर में गोधन मैया बनी हुई, कहीं गोवर्धन कहते हैं, कहीं गोधन कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। और गोवर्धन मैया की पूजा करते हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो गांव में भी बच्चों को ही भेजा जाता था, जाओ फलानी फलानी चीज लेके आओ, गोधन मैया में लगाना है। तो हम जाते थे, बीड़ होती थी पहले, बीड़ का मतलब पड़त भूमि, जहां वनस्पतियां होती थी, घास होता था, पेड़ होता था। किसान पूरी जमीन पे खेती नहीं करता था, अपने गाय के लिए, बैल के लिए, अपने पशुओं के लिए वो पड़त भूमि छोड़ता था ताकि उनको घास मिल सके। और जिसको आज हम कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी, वो स्वाभाविक रूप से हरित पट्टी हुआ करती थी। हम वहां जाते थे, अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हमको बताते थे वो लेके आते थे और गोधन मैया को सजाने का काम करते थे।
ये गोवर्धन उत्सव किसी को आज अजीब लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये तो गोवर्धन पूजा में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा कि गौरांग स्वामी जी हमारे सामने बता रहे थे, अद्भुत है अपना देश, सचमुच अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है, भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है, एक ही चेतना, जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है, सब अपनी तरह ही है। और इसलिए शायद कहा गया जियो और जीने दो। लेकिन जब जियो और जीने दो की बात कहते हैं तो हम केवल मनुष्य मात्र की नहीं कहते। आप देखिए जब मैं गहराई में जाता हूं, आप भी गहराई में जाएंगे तो अनंत आनंद में डूब जाएंगे। मनुष्य मात्र को तो अपना मानो ही। और इसलिए शायद भारत ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले तो आज कह रहे हैं, आज अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्री गणना लघुचेत सामुदाय चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, हजारों साल पहले कह दिया। और उसके बाद केवल मनुष्य मात्र के बारे में नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो, यह मंत्र आज नहीं, हजारों साल से बच्चा बच्चा गाता, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण। और उसके आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और लेकिन मनुष्य अकेले के बारे में नहीं कहा, पशुओं में भी उसी चेतना को देखा। और ये आज हम जब गौरांग प्रभुदास जी को सुन रहे थे तो उन्होंने आंखों के साथ जो दृश्य उपस्थित किया है उसका समाधान क्या है, उसका समाधान हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले बता दिया। ये गाय की पूजा, आज कुछ लोग हो सकता है तर्क और कुतर्क करें, लेकिन हमने पशुओं को भी आत्मभाव से देखा। और इसलिए आप देखिए गौ की पूजा तो हम करते ही हैं, 33 करोड़ देवता का वास है ये मानते हैं, लेकिन केवल गोप वंश की पूजा नहीं, जितने भी देवता हुए आप देखिए, जो अवतार हमारे हुए 10 अवतार, उनमें से 3 तो हुए पशुओं के रूप में, 12 है मत्स्य कूर्म, और 4था हुआ नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का और आधा पशु का। और केवल इतने ही नहीं, अगर हमारे किसी भी देवता की पूजा आप करो, कोई भी आपका इष्ट हो और आप पुकारोगे, वो किसी ना किसी वाहन पर बैठ के आएगा। और वाहन मोटर गाड़ी नहीं होंगी, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आएंगे, दुर्गा मैया सिंह की सवारी करेगी, गणेश जी को पुकारेंगे तो मूषक पे विराजमान होके आएंगे, लक्ष्मी जी की अभी पूजा की है वो उलूक की सवारी करती हुई आती है, तो सरस्वती मैया हंस वाहनी है, भोला शंकर औगरदानी पक्कड़ बाबा नंदी पे विराजते हैं, अलग अलग वाहन। इसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है, इनको भी आत्मभाव से देख के इनमें भी एक ही चेतना मानी, ये इसका संकेत है। और केवल इतना ही नहीं, पेड़ों की पूजा हमारे यहां आज नहीं हजारों साल से, बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों, इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के बाकी विद्वान तो आज चिंतित है, भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो, हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काय को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। इसलिए पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये तब से, आज से नहीं, ये तब से हमारे भाव में है। और इसलिए भारत ने कहा, ध्यान रखना ये मनुष्य, ये धरती अकेले तेरे लिए नहीं है, इन सब के लिए भी है। अब आज जब देखा, एक जमाने में उठे कई लोग और शेरों का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाने लगा, इतने शेर मारे। अब शेर खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ बचाना है, चीता लाओ, शेर लाओ, तेंदुआ लाओ, जब वो क्या गिद्ध खत्म हो रहे हैं उनको बचाओ, क्योंकि असंतुलन अगर होगा तो मनुष्य भी कहां टिकेगा, आप बताओ। अब जब असंतुलन होता है, पर्याप्त संख्या में शेर थे तो जो हमारे हर्बीवोर थे उनको भी वो बराबर करते रहते थे, आपस में चलता रहता था। शेर खत्म कर दिए तो पता चला कि रोजड़े कूद रहे हैं मैदानों में। अब किसान कह रहा हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अब ये सारी चीजें होती है प्राकृतिक असंतुलन के कारण। इसलिए पशु भी जरूरी, पक्षी भी जरूरी है, पेड़ पौधे कितने जरूरी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, वो नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कहां रहेगा, कोई ये तो बता दे। इसलिए भारत ने जो जीवन शैली की बात की, वो बहुत सोच विचार कर की। प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। और दोहन और शोषण में अंतर है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं तो आम के पेड़ में आम के फल लगे, पक जाए तोड़ के खा लो, इसको कहेंगे दोहन। और कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट डालो तो इसको कहेंगे शोषण। इंसान भौतिक प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया कि उसने पेड़ काटनी शुरू कर दिया। धरती को, पेड़ को फाड़ फाड़ के सोना निकालो रे, हीरा निकालो रे, कोयला निकालो रे, पानी निकालो रे। अब हम यही मध्य प्रदेश में देखिए 3-3 फसल ले रहे, तीसरी मूंग की, गर्मी में निकालो पानी, उड़ी तो सब। अब कहां कहां पानी बचेगा बताओ। अभी स्वामी जी कह रहे थे पानी की स्थिति क्या है। और इसलिए भारत में सबकी पूजा की बात, हमने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, नदियां हमारे यहां जलपाहिकाएं नहीं मानी गई। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए मां मान के पूजा, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सूर्य देवताभ्याम नमः, नवग्रह की पूजा, हर जगह उसी चेतना को मानने वाला भारत। और आज मैं फिर कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के शाश्वत पथ पर अगर कोई ले जा सकता है तो भारत का ये दर्शन ले जा सकता है कि प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो, और नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए आंकड़ों सहित स्वामी जी ने बता दिया कि कैसा संकट सामने आने वाला है। 2050 तक आबादी 1000 करोड़, कहां से पानी पिएगी, कहां से खाएगी, कहां रहेगी, कितनों को पट्टा दोगे। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। ये कर्मकांड नहीं है मेरी गोवर्धन पूजा कि मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम करना था, सरकार को तो एक कार्यक्रम कर लिया। मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रदेशवासियों, ये गंभीर चिंतन के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। और केवल मैं चिंता प्रकट नहीं करूंगा, हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान भी ढूंढेंगे, क्योंकि इस धरती को हमको सुरक्षित बचाए रखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ना है, नहीं तो आगे बचेगा क्या कोई। ये तो सोच लो, क्या हम इतने स्वार्थी होंगे? क्या आने वाली पीढ़ियों की चिंता ना करें, उनका भविष्य क्या होगा इसकी चिंता ना करें? और आज नहीं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्मा गांधी जी ने कितनी चिंता व्यक्त की थी। उनका धरती के पास दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के पूर्ति के लिए देने के लिए है सब कुछ, लेकिन अगर तुम लोभ में अंधे हो गए
तो फिर ये धरती कम पड़ेगी, प्रकृति के ये साधन कम पड़ेंगे। आज नहीं, बहुत पहले कहा। आज मेरे मन में ये विचार आया कि सरकार भी और समाज भी मिलकर कुछ क्यों ना करे। कुछ कदम हमने उठाए, कुछ कदम और उठाए जाएं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए उनका अभिनंदन नहीं कर रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं केवल, या मैं उसी पार्टी से आता हूं जिससे वो प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिशन लाइफ की बात की। मिशन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट धरती के सामने, दुनिया के सामने रखा। मिशन अभी 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में समूचे विश्व को समर्पित करते हुए लाइफ फॉर एनवायरमेंट प्रारंभ किया है, मिशन लाइफ। अब ये मिशन लाइफ हम सफल करेंगे तो धरती पर लाइफ बचेगी, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि लाइफ बचेगी ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए उन्हें एक नहीं, अनेकों लक्ष्य हमारे सामने रखे। उनके लक्ष्य हम सब लोगों ने सुने हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश से अपने आप को समर्पित करने का काम किया है। एक नहीं, कई लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने साथ में रखे। अभी कार्बन गैसों के उत्सर्जन की बात स्वामी जी ने विस्तार के साथ बताई। अगर ये उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो धरती का क्या होगा हम सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर इस धरती को बचाना है तो हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली। और उसके लिए 3 चीजें जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन। हम दुनिया की बात करें, दुनिया की आलोचना करें, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं? और उसी के प्रयास है हमारे। और कुछ ना करो, अरे जन्मदिन के दिन तो एक पेड़ लगा दो, कम से कम उतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दो जितनी जरूरत तुम्हें। शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगा दो, बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगवा दो। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं पानी की बोतलें, आजकल 2 घूंट पिया और बोतल फेंक दी, कितना पानी बर्बाद होता है। ये तो मिनरल वाटर कहते हैं। आजकल गांव-गांव में कहीं भी जाओ, गिलास में पानी आते ही लोग फटाक से बोतल सामने रख देते, लीजिए पानी। गिलास धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है बेचारा, और 2 घूंट पी और बोतल फेंक दी। अब कितना साफ पानी, मीठा पानी जिसकी बात कर रहे थे स्वामी जी, वो हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन नहीं ला सकते? क्या हम जितना जरूरी पानी उतने पी के बाकी पानी सुरक्षित रखेंगे? कई बार गिलास लिया और 2 घूंट पानी पिया और फेंक दिया हमने। क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि गिलास का पानी उतना ही लेंगे, नहीं तो आधा गिलास लो ना जी, जरूरत क्या है, क्या तो मुझे आधा गिलास पानी चाहिए। ये कितनी छोटी बात है, आसानी से हम कर सकते हैं। पूरा गिलास क्या को हम खराब करें? इसी को कहते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। हम छोटे छोटे परिवर्तन अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं। हम बिजली की, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो पूरे मध्य प्रदेश पहुंचे सुन रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, बिजली बनाने में, कोयले से बिजली बनाने में कितना कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है, प्रदूषण कितना। सिंगरौली में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हटा के फोड़ो ही मत, क्योंकि वहां बिजली बनती है। अलग अलग शहरों में, ग्वालियर में, कटनी में इतने कारखाने बाकी चलते हैं, उनका बिल्कुल फटाके नहीं फूटेंगे। अब कलेक्टर डंडा लेके घूम रहे, फटाके मत फोड़ो, फटाके मत फोड़ो, जिनको फोड़ना वो फोड़ ही रहे, कितनों को बंद करें हम। लेकिन केवल फटाका कारण थोड़ी, अकेले फटाके से काम थोड़ी चलेगा। फटाका तो दिवाली के दिन फूटता है, बाकी चीजें हम कितनी करते हैं। और इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन में बिजली भी आती है। आप सब सोचे, मैं आपसे कहता हूं, जितनी जरूरत है उतनी बिजली जलाओ भैया। पता चला कि जितने स्विच है सबके सब ऑन कर दिए, खटका पूरे खोल दो, अपना क्या जाता है, कम पैसा में तो मिल ही रही बिजली, तो जलाओ खूब बिजली। अरे ये बिजली जलाने में आपने कभी सोचा कितना? सरकार का अगर आप देखो तो 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने पे हम देते हैं। ये हरदीप डंग दूसरी बिजली बना रहे हैं, ग्रीन बिजली, सोलर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस मंत्रालय में है।
लेकिन 24,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रहे हैं सरकार के खजाने से, आपका पैसा बिजली में लगा रहे हैं। अगर हर एक व्यक्ति सोच ले कि जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली जलाएंगे, तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटा बेटियों, हम लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बिजली आसानी से बचा सकते हैं। तो सरकार का तो बजट का पैसा बचेगा, और स्वामी जी ने जो हमको कहा कार्बन गैसों का उत्सर्जन बचेगा, कम होगा तो पर्यावरण बचेगा। जरा गंभीरता से सोच के तो देख लो। नहीं अपने बाप का क्या जाता है, जलने दो यार, दिन में ही जल रही स्ट्रीट लाइट, पता चला रात में तो कम, दिन में ज्यादा जल गई। अब इसको कितना नुकसान होता है, कभी हमने कल्पना की है क्या? और इसलिए अलग अलग तरह की कई चीजें ऊर्जा संरक्षण के लिए है। बल्ब कौन सा लगाएं जिससे बिजली कम लगे, हम कौन सी मोटर लगाएं जिसमें बिजली कम लगे, जीवन शैली में परिवर्तन करके ये काम हो सकते हैं। तो एक जीवन शैली में परिवर्तन का काम, दूसरा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग। अब ये गोवर्धन पूजा उसी तरफ तो संकेत करती है कि तुम कर क्या रहे हो, प्रकृति का नाश किए जा रहे हो, इसको बचा लो, क्यों जंगल कटे। अब हमने ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट को अभी आपने सुना मध्य प्रदेश में हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश। और तीसरा, जितने पर्यावरण प्रेमी बैठे, मैं आज सबको अपील और आह्वान कर रहा हूं, मेरे मित्रों, केवल एक दिन गोवर्धन पूजा करने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, पर्यावरण हितैषी विचार उनको साझा करना है। तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय या अंकुर जो हमने पोर्टल बना भेजिए, और कौन कौन से काम करना चाहिए, छोटे छोटे काम करके हम बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबके विचार भी आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप पर्यावरण बचाने वाले हैं। आप ऐसे ही भाषण सुनने नहीं आए, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और फिर आओ कहीं से तो हम शुरुआत करें। शुरुआत हमने कर दी है, मध्य प्रदेश ने की है प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को सफल बनाने के लिए। और आज एक जो मैंने बताया कुछ चीजें, 3 चीजें ये, लेकिन मैं दूसरी बात भी कर रहा हूं। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा, तो बिजली के लिए हम लोग थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं, बांध के पानी में पैनल बिछा रहे हैं, ताकि धरती भी बचे और पानी भी बच जाए, भाप बन के कम उड़े, और हम सोलर पैनल लगा के भी बिजली बना लें। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही है, शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहे लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाए। ऐसे एक नहीं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम और जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है गोवंश का सही उपयोग हमको करना होगा। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसमें लेकिन आपका सहयोग चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा, और हम निरंतर पेड़ लगाएंगे। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में सिटी पार्क प्रबंधन तो है ही, शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, नवकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, सीएनजी आधारित वाहन हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और सीएनजी स्टेशन की संख्या, ये ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग के लिए हम करेंगे।
और अभी 16 शहरों में मध्य प्रदेश ये कर रहा है। लेकिन अगले चरण में मैं ये निर्देश भी दे रहा हूं कि नगर पालिकाओं में भी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन का शहर ग्रीन है और उसको पुरस्कृत करने का काम करें। तो अच्छी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, कौन सा शहर बेहतर करता है। देखिए, स्वच्छता में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मध्य प्रदेश की जनता उठ के खड़ी हो गई और मुझे कहते हुए गर्व है, स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया हिंदुस्तान में। केवल इंदौर नहीं, इंदौर तो है ही, भोपाल में स्वच्छतम राजधानी, और काम करने की जरूरत, ये बात अलग है, लेकिन हम नंबर 1 आ गए। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आए, इसका प्रयास हम करेंगे, सरकार और समाज मिलकर। और मैं कह रहा हूं तो अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप भी कहो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सबको करना पड़ेगा। भागो, देख रहा हूं सामने स्क्रीन पे कितनी बड़ी संख्या में साथी बैठे हैं, मैं उनको भी अपील कर रहा हूं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा, मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा। दूसरी समस्या आती है आज गोवंश की। आज के दिन हम गौ माता की पूजा भी करते हैं, सजाते हैं, रोटी खिलाते हैं, पूड़ी खीर खिलाते हैं। लेकिन एक जमाना था तब जब खेती के लिए हम बैलों पर निर्भर थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया, हार्वेस्टर आ गए, बैल का काम कम होने लगा, बैल बोझ लगने लगे। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हर जगह मैं जाता हूं, जा गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, पूरे प्रदेश वाले सोचो, तुमने तो उठाया लक्ष्य और दिया बैल में, और गाय ने दूध नहीं दिया तो एक मारा गाय में और कहा जा गौ माता। अब गौ माता सड़कों पर घूम रही है और मुख्यमंत्री जहां जाए गौशाला बनाओ। आप बताओ, हम कृतज्ञ हैं कि नहीं? जब हमें जरूरत थी हम उपयोग करते थे, और अब लक्ष्य दे के हमने सड़कों पे निकाल दिया। मैं सरकार की जिम्मेदारी से नहीं बच रहा मित्र, सरकार प्रयास करेगी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या गौ माता केवल कहने के लिए है? मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए, सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है, और उनमें से कई आज सड़क पे है, ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में है, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में है, और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हम अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है, हम गौशालाएं खोलें, और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,700 संचालित है, अभी 1,404 और पूरी हो गई है। आज ही मैंने समीक्षा की, और आगे हम लोग बैठ कर करेंगे, और गौशालाएं हमको जो बनानी 1800 बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सब गाय गौशाला में आ जाएगी क्या? गौशाला बहुउद्देशीय कैसे हो जाए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगई बीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं, सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश के, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया। अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। जबलपुर जिले में 21 करोड़ रुपए की लागत से हमारा गोमूत्र से, गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा। ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं, गाय के गोबर से और गोमूत्र से सीएनजी प्लांट का कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चलें तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। और गोमूत्र औषधि का काम करता, आप सब जानते हैं, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। तो गौशालाओं को हम कैसे बहुउपयोगी बनाएं, सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश ये करेंगे कि हम चारागाह भी विकसित करने का प्रयास करें। आसान नहीं है, जनसंख्या का दबाव है, लेकिन हम करेंगे। और तीसरी चीज, हर एक शहर में और हर एक पंचायत में अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि शहरों में तो कई जगह है जहां ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हम पेड़ लगा, कई बार मैंने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ कहां लगाओ,
तो हर एक शहर को यह तय करना पड़ेगा कि जन्मदिन पे, माता पिता की स्मृति में, शादी की वर्षगांठ में अगर पेड़ लगाना तो ये स्थान सुरक्षित है, वहां पेड़ों की सुरक्षा भी होगी। वैसे ही हर पंचायत में भी हम तय करेंगे कि जब जन्मदिन पर या बाकी अवसरों पर पेड़ लगाना हो तो एक स्थान सुरक्षित हो जहां वो पेड़ लगाएंगे और पंचायत उसकी सुरक्षा करेगी। बोलिए सब इससे सहमत है कि नहीं? जो सामने मुझे सुन रहे हैं अलग अलग दूर दूर बैठे, वो भी सहमत है कि नहीं? सब सहमत। इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे ताकि हम पेड़ भी लगा सकें, गोवंश के लिए स्थान भी सुरक्षित हम रख पाए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है जो मैं आह्वान करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पर बहुत जोर दे रहे हैं, वो है प्राकृतिक खेती। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण ये दो चीजें अलग अलग कर लेना। कोई ये मत समझना कि हम खाद की व्यवस्था नहीं करेंगे या कीटनाशक की नहीं करेंगे, सरकार पूरी शिद्दत के साथ करेगी, कमी नहीं आने देगी। लेकिन इसके कारण जमीनों की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में भी हम सोचें। हमारी जमीन बंजर धीरे धीरे होती जा रही है और इसलिए एक उपाय है कि धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, जिसमें अलग अलग जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, उसका उपयोग करूं, यदि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में 59,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हुए जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से एक किसान मैं भी हूं। मैंने भी तय किया है कि 5 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। वैसे ही सारे किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं, पूरी जमीन में ना करें एक साथ, लेकिन आपके पास 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में करो, 5 एकड़ है तो आधा एकड़ में करो, कहीं से तो हम शुरुआत करें। ये केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है ये हमारे खाद्य पदार्थों को जहरीला बना रहे हैं और कई बार ये लगता है कि धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा कर रहा है। और कई राज्य तो ऐसे जहां ट्रेनिंग चलती, कैंसर एक्सप्रेस, कितनी बीमारियां बढ़ रही। हम आगे कब सोचेंगे इसके बारे में? अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई नई बीमारियां हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संकट बनेगी, जो आज भी बन रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती एक उपाय है, वो भी मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ प्रारंभ करेगा। और इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, मिशन लाइफ, उसको सफल बनाने का। एक बात और कहना चाहता हूं, हम जीएसडीपी की बात बहुत करते हैं, जीडीपी की बात बहुत करते हैं, लेकिन जीडीपी हमारी अधूरी है ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बिना। तो मध्य प्रदेश अपनी जीडीपी की गणना करेगा, उसमें ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट को भी जोड़ने का काम करेगा। हमारे कितने जंगल है, हमारे कितने पेड़ हैं, हमारी कितनी प्राकृतिक संपदा है, उसको तो गिनो। वो अगर नहीं रहेगी तो क्या की जीडीपी। और इसलिए ऐसी जीडीपी जो केवल प्रकृति का शोषण करे, वो विश्व के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसलिए आर्थिक निर्णयों से कितना प्रकृति को नुकसान हो रहा है, कितना क्षरण हो रहा है। समय की मांग है कि हम इसको भी देखें। अगर ये हम नहीं देखेंगे तो धरती माता को सुरक्षित हम नहीं रख पाएंगे। और इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिससे हम प्रत्येक जिले के प्राकृतिक संसाधन, जंगल और जैव विविधता को भी जीडीपी की गणना में शामिल करने का काम करेंगे। और ग्रीन जीडीपी की जो अवधारणा है, उस पर मध्य प्रदेश काम करने का पूरी गंभीरता से प्रयास करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब पर्यावरण प्रेमी हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, इसलिए आज आप हमसे जुड़े हुए हैं। और गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। तो आइए एक बार फिर जो काम हम सब अलग अलग कर रहे हैं, वो सब मिलके इकट्ठा करके प्रधानमंत्री ने जिस मिशन लाइफ की बात की है, उस मिशन लाइफ को सफल बनाएं। आइए हम में से हरेक अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने का संकल्प लें। आप सब तैयार हैं ना? अरे सब तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। जो मुझे अलग अलग जगह सुन रहे हैं, उनके भी दोनों हाथ ऊपर उठे।
दोनों मुट्ठी बंधे और मेरे साथ वो भी संकल्प लें पूरे प्रदेश में कि हम जन्मदिन के अवसर पर या परिवार में कोई भी प्रसन्नता और आनंद का अवसर होगा तो हम पेड़ लगाएंगे। वो देखिए सामने स्क्रीन पर भी सारे पर्यावरण प्रेमी हाथ उठा रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लीजिए, हम पेड़ लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, ये भारत माता की जय बोलते हुए हम संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प हम लेंगे, हम बिजली बचाएंगे ताकि हम पर्यावरण को भी बचाने का काम कर सकें। सब तैयार हैं? सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी। और बिजली बचाने के लिए भी अनावश्यक बिजली का हम खर्चा नहीं करेंगे, हम बिजली की ऊर्जा की बचत करेंगे। बोलिए भारत माता की, ये ऊर्जा बचत के लिए हमारा संकल्प। तीसरी बात मैंने फिर कही थी, फिर दोहरा रहा हूं, स्वामी जी कह रहे थे कितना पानी केवल बचा है पीने के लिए। हम पानी बचाएंगे। हम गिलास, अगर आधा पानी की आधे गिलास की जरूरत है तो आधा गिलास पिएंगे। अगर बोतल बंद पानी की जरूरत है तो पूरे पानी को बेकार नहीं जाने देंगे। जो बचा हुआ पानी है उसको सुरक्षित बचा के उसको भी पी के पूरे पानी का उपयोग करेंगे। तो पानी बचाएंगे। सामने वाले भी बोलो बचाएंगे। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो भी बचाएंगे। तो बोलिए भारत माता की। लकड़ी की जगह अगर जरूरत हुई तो गोकाष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। तैयार हैं? तो इस पर भी बोले भारत माता की। जो किसान प्राकृतिक खेती के लिए जुड़े हैं उनसे पूरी जमीन के लिए नहीं कर रहा, जमीन का एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करेंगे। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। जो सक्षम है वो गोग्रास के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा देंगे। केवल मामा से नहीं करेंगे कि तू ही गौएं पाल, अपना भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। बोले तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। मैं सरकार की तरफ से और एक और किसान भाइयों बहनों से कि फसलों में पराली नहीं जलाएंगे ताकि गाय को भी भूसा मिल जाए और धरती के जीव जंतु भी सुरक्षित रहे। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। और मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी पर्यावरण को संरक्षित करने की। एक दिन हमने समाचार पढ़ा कि सिद्धा पहाड़ को ही खोदने की तैयारी हो रही है। 1984-85 में कहीं वहां खनन का पट्टा दे दिया गया, हमने उसको निरस्त कर दिया। ऐसे सारे स्थानों पर कोई गतिविधि होगी तो उसको भी सरकार गंभीरता के साथ लेगी। और हम अपनी प्राकृतिक जो धरोहर है उनके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखेंगे ताकि पर्यावरण बच सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये गोवर्धन पूजा कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के संरक्षण का अभियान है, पर्यावरण बचाने का अभियान है। आइए इसको बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों साथ आए और प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को धरती पर उतारकर धरती बचाने में अपना योगदान दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आज दिवाली के दिन माना जाता दूसरा दिन है क्योंकि कल तो ग्रहण था। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इस अभियान से आप जुड़े, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए हम मिलकर धरती बचाने का एक नया अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारत माता की, गोवर्धन मैया की और मध्य प्रदेश की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन, स्थानीय पर्यावरण मित्र संस्कृति परंपराओं के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर माननीय प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को रेखांकित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद डॉक्टर जितेंद्र दामदार जी से विनम्र आग्रह। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम यद्यदाचरति श्रेष्ठान तत्तदेवितरो जनः सयः प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सबसे पहले प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब हृदय की गहराई से आपको आभार व्यक्त करते हैं। हमारा प्रदेश ये गांव का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। गांव के अंदर, किसानों के अंदर जागरूकता निर्माण करने के लिए आज ये गोवर्धन पूजन का एक नया उपक्रम प्रारंभ करके आपने प्रदेश को एक ऐसी दिशा दी जो अनंत काल तक
इस प्रदेश के हित के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। हम हृदय की गहराई से स्वामी जी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दिन में यहाँ पधार करके हम सबके ऊपर कृपा किया, हमारा मार्गदर्शन किया। मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जहां आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में रहकर अपना कार्य करते, आज हमारे बीच पधार कर और हम सबको अनुग्रहित किया। सबसे अधिक धन्यवाद हम भाभी जी के प्रति, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके कारण भाई साहब को यह प्रेरणा मिलती रहती है। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भोपाल के साथीगण